आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेती अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठक को किया संबोधित। केंद्र सरकार ने रक्षा कर्मियों के लिए बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश का लगाया आरोप। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़ी। पिछले 36 घंटों में 3064 नए मरीजों के सापेक्ष 4269 मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार भारत को विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कल सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विश्व को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तकनीक के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई है, जिससे प्रशासन के हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश के प्रत्येक गांव में इंटरनेट की सुविधा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे सरल तरीके खोजने होंगे जिससे दिव्यांगजनों का जीवन आसान बन सके। रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मौजूदा प्रावधान के तहत रक्षा बलों के कर्मी के निकट संबंधी को बढ़ी हुई दर से साधारण परिवार पेंशन लेने के लिए 7 साल की निरंतर सेवा करना अनिवार्य है। 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता समाप्त करने की अवधि 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 वर्ष के अंदर 7 साल की निरंतर सेवा करने से पहले ही दिवंगत रक्षा कर्मियों के परिवार भी बढ़ी हुई दरों से परिवार पेंशन के पात्र होंगे। बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 50% की दर पर की जाती है, जबकि सामान्य रूप से इसकी गणना अंतिम वेतन के 30% पर की जाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कृषि सुधार कानून देश के करोड़ों किसानों के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि की गारंटी हैं। इन कानूनों से किसानों को बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी और वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। कल मुरादाबाद जिले के लोधीपुर गांव में किसान चौपाल के दौरान उन्होंने किसानों से ये बात कही। श्री नकवी ने कहा कि कृषि आधारित भारत किसान कल्याण केंद्रित राष्ट्र के पथ पर बढ़ गया है, जहां किसानों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सम्मान मिल रहा है और अपनी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा करार संबंधी मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाएं अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से किसानों को अपनी उपज बेचने और लाभ बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान बेचने वाले किसानों के खाते में हर दशा में धनराशि 72 घंटे के अंदर हस्तांतरित हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा कार्य किए जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश भर में प्राणी उद्यानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा ताकि चिड़ियाघर देखने जाने वाले लोगों के अनुभव बेहतर हो सकें। श्री जावड़ेकर ने वन्य जीव सप्ताह 2020 में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए बच्चों के साथ बातचीत की और प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल हाईवे जो बनते हैं उसके थोड़े थोड़े अंतर पर सीमेंट के एक छोटा प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं
ताकि उस प्लेटफॉर्म पर आकर वो बैठ सके और गर्मी पा सके, लेकिन सड़क पर नहीं आएंगे तो मरेंगे नहीं। ये भी एक अच्छा प्रयोग शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न था काजीरंगा में जो प्राणी आते हैं, खासकर गेंडा भी है और बाकी भी प्राणी है, वो जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके लिए हमने एक नया उपाय किया, हाईलैंड्स बनाने का। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य में जारी विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेशों में पुलिस से महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। उधर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाथरस मामले से संबंधित आपराधिक षड्यंत्र और राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। हाथरस जिले के चांदपा पुलिस स्टेशन में दर्ज इस प्राथमिकी में आपराधिक षड्यंत्र और सूचना तकनीक अधिनियम 2008 की धाराओं सहित 20 धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई तथा इस मकसद से विदेशी लिंक सहित एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 की रिकवरी दर 87% से भी अधिक हो जाने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्था को बनाए रखें। मुख्यमंत्री कल अपने लखनऊ स्थित आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। नए मरीजों के मुकाबले राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश में 3064 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4269 लोग कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 3,66,321 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 45,024 है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 63 लोगों की मौत हुई है और अब कोरोना से राज्य में मरने वालों की संख्या 6,092 हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,08,85,520 कोरोना नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 4,17,437 लोगों के नमूने पॉजिटिव पाए गए। सिद्धार्थनगर जिले में स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि भगवान बुद्ध की कर्मस्थली होने के कारण नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भगवान बुद्ध के नाम पर किया जाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सहारनपुर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद का लंबी बीमारी के चलते कल निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे। श्री मसूद के निधन पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत रहे प्रख्यात रंगकर्मी विलायत जाफरी का कल सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। श्री जाफरी 1993 में दूरदर्शन लखनऊ केंद्र से निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठक को किया संबोधित। केंद्र सरकार ने रक्षा कर्मियों के लिए बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता समाप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश का लगाया आरोप। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़ी। पिछले 36 घंटों में 3,064 नए मरीजों के सापेक्ष 4,269 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
मोदी।